नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं धर्म आधारित आरक्षण के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है, वर्तमान में हमारे देश में चुनाव चल रहे हैं और चुनावों के बीच अलग अलग पार्टियां एक दूसरे के सामने अपने मुद्दों को प्रस्तुत करती हैं। सबके अपने अलग अलग मुद्दे हैं। हालांकि वर्तमान में जो चुनाव है वह दो दलों के बीच में ही चल रहा है। देखा जाए तो एक तरफ एनडीए है और दूसरी तरफ आईएनडीआई है। यही तो चल रहा है हमारे देश में, दो अलग अलग अलायंस है और एक दूसरे के विरुद्ध यह खड़े हुए हैं। तो इसी बीच एक महत्वपूर्ण मामला सामने आया जो है धर्म आधारित आरक्षण का। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए हमने यह देखा है कि वह साफ साफ मना कर रहे हैं कि हम भारत में धर्म आधारित आरक्षण के खिलाफ हैं। लेकिन आईएनडीआई जो गठबंधन है उसके लिए यह देखा जा रहा है कि वह समर्थन कर रहे हैं और वह चाहते हैं कि मुस्लिम समुदाय के लिए खास तौर पर अलग से आरक्षण की व्यवस्था की जाए। तो यही हम लोग की आज की जो न्यूज़ है इसको समझना जानना है, उसको जानते समझते हुए आगे बढ़ना है। एक इंटरव्यू चल रहा था हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और इन्होंने उस इंटरव्यू के अंदर यह बात प्रस्तुत कर दी है कि देखिए, हम चाहते हैं कि भारत में धर्म आधारित आरक्षण लागू नहीं हो और धर्म आरक्षण देने का आधार नहीं हो सकता। ये बात इन्होंने साफ साफ प्रस्तुत कर दी है। हालांकि पहली बार नहीं है, इससे पहले भी ये स्पष्ट कर चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म आधारित आरक्षण के विरुद्ध है। तो हर एक मामले को समझते जानते हुए आगे बढ़ेंगे और देखते हैं फिर चीजें कैसी प्रकार से और परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण है हमारे लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न देख लेते हैं जो हो सकता है कि आप लोगों से मुख्य परीक्षा में पूछ लिया जाए। ये विषय जो है यह है प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से काफी अधिक व्यापक है, तो इस वजह से मुख्य परीक्षा के मामले में हम लोग प्रश्न समझ सकते हैं। तो प्रश्न काफी अच्छा है, आप लोग चीजों को जानिए, समझिए, देखिए कैसा लगता है आपको और अपने नोट्स बना लीजिए मुख्य परीक्षा में, ताकि आप लोग को किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। दूसरी खास बात यहाँ पर यह भी है कि हम लोग आज बात कर रहे हैं धर्म आधारित आरक्षण के बारे में कि क्या भारत में इसको लागू किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। आप लोगों को क्या लगता है, भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण होना चाहिए? अभी तक ये स्थिति हम लोग कॉमनली नहीं देखते हैं, ऑल ओवर इंडिया में कॉमन नहीं है ये चीज़। तो आप लोग को क्या लगता है, धर्म आधार पर आरक्षण होना चाहिए? और अगर होना चाहिए तो किस रूप में होना चाहिए, क्या क्या स्थितियाँ होनी चाहिए, ये आप लोग प्रस्तुत कर सकते हैं। वहीं बहुत सारे लोग यह भी कहते हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम लोग धर्म आधारित आरक्षण की बात करें तो हम लोगों ने यह देखा कि बीते दिनों एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे हैदराबाद के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने वहां पर स्टेटमेंट दिया है कि अगर जब तक मैं जीवित हूं तो जीवित रहते हुए मैं कांग्रेस को मुसलमानों के लिए धर्म आधारित आरक्षण लागू नहीं करने दूंगा। तो मुस्लिम समुदाय को खास तौर पर टारगेट किया गया है। यहाँ पर हम लोग यह भी देख पा रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय के लिए धर्म आधारित आरक्षण लागू नहीं करने दूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि मैं धर्म के आधार पर दलितों, आदिवासियों या अन्य पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण है यह मुसलमानों के हित में या मुस्लिम समुदाय के हित में नहीं जाने दूंगा। इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। ये चीजें इन्होंने स्टेटमेंट अपनी तरफ से दी है। वहीं एक इंटरव्यू में यह भी देखने को मिला है कि इन्होंने प्रस्तुत किया है कि अगर आरक्षण दिया जाना चाहिए धर्म के आधार पर, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ मुस्लिम समुदाय को दिया जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग देखेंगे पारसी समुदाय हो गया, पारसी समुदाय के अलावा जैन हो गए, जैन के अलावा हम देखेंगे कि ईसाई हो गए, इन सब में भी तो समान स्थितियां हैं, फिर तो ये भी पिछड़े हैं। तो अगर धर्म के आधार पर आरक्षण लागू हो तो फिर सभी धर्मों के लिए लागू होना चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर धर्म विशेष के लिए लागू नहीं होना चाहिए, भले ही वह संख्या में अधिक क्यों ना हो। तो ये बात तो हो गई इनकी तरफ से। गृह मंत्री अमित शाह भी ये बात कह चुके हैं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर आरक्षण को असंवैधानिक मानती है। वहीं इसके अलावा बहुत सारे हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो यह भी मानते हैं कि मान लीजिए, जिस प्रकार से हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय के लिए, मुस्लिम धर्म के लिए बातें कही जा रही हैं, तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि मान लीजिए अगर हमें हमारे देश में मुस्लिम लोगों को आरक्षण देना ही था और यह आरक्षण धर्म के आधार पर ही विशेष रूप से होना चाहिए था, तो यह कार्य तो फिर हम लोग देश को बांटे बिना भी कर सकते थे। क्या लगता है, अगर हमें आरक्षण देना था मुस्लिम समुदाय को तो हम लोग धर्म के आधार पर फिर देश क्यों बांटते, धर्म के आधार पर आरक्षण ही दे देते। जिस समय सारी बातचीत चल रही थी द्विराष्ट्र सिद्धांत की, तब सभी लोग यही तो कह रहे थे, जितने भी मुस्लिम लीडर्स थे, कि भारत में मुस्लिम समुदाय के हित सुरक्षित नहीं है क्योंकि ये अल्पसंख्यक है, और इस स्थिति में हम चाहते हैं कि एक अलग देश हो जहां इनके हित सुरक्षित हो, इनको अपने अधिकार मिले, उनको विकास के अपने अवसर मिलते रहें बिना किसी भेदभाव के। यही तो मेन मुद्दा था, इसी वजह से द्विराष्ट्र सिद्धांत चला था, भारत और पाकिस्तान बने थे, ये हम लोगों ने देख लिया था। अगर भारत में उसके बावजूद भी आरक्षण लागू करना है तो फिर देश को बांटने की क्या जरूरत थी, ये सब काम तो पहले भी किया जा सकता था। कमेंट बताइए कितने लोग सहमत हैं विशेषज्ञों के इस तर्क से भी। हम लोग आगे चलते हैं और आगे चलते हुए चीज़ों को समझते हैं कि हमारा संविधान क्या कहता है और भारत में क्या कहीं पे आज के समय में धर्म के आधार पर आरक्षण लागू है।
इस एक पक्ष को भी हम लोग अच्छे से समझेंगे अभी। तो संविधान और आरक्षण की स्थिति क्या है? तो देखिए, हमारा जो संविधान है वह वर्तमान में कहता है कि आप लोग एससी समुदाय को यानी कि अनुसूचित जाति, आप एसटी समुदाय यानी कि अनुसूचित जनजाति और ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग, इसके तहत जो लोग शामिल हैं उनके लिए आप आरक्षण की व्यवस्था कर सकते हैं। हालांकि आरक्षण का मतलब ये नहीं है कि ठीक है जो मर्जी करना चाहो वो कर लो, नहीं। दो ही मुद्दे सामने आते हैं जिसके अंदर आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। पहली बात सरकारी नौकरी और दूसरी बात शैक्षणिक संस्थान के अंदर, यानी कि आपको पढ़ने लिखने में आरक्षण मदद करेगा और सरकारी नौकरी लेने में आरक्षण मदद करेगा। इसके अलावा और बाकी चीजों में मदद यह नहीं करने वाला। यह बात स्पष्ट तौर पर हम लोग देखते हैं कि संविधान में मेंशन की गई है। हालांकि इसके कुछ खास उपबंध हमें अलग अलग अनुच्छेदों में देखने को भी मिल जाते हैं। जैसे कि संविधान का अनुच्छेद 15 समानता के अधिकार की बात करता है और समानता के अधिकार की बात कहते हुए यह कहता है कि नागरिकों के मध्य आप धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। क्योंकि हमारे देश में सभी लोग समान हैं, तो समानता स्थापित करता है और ये कहता है कि हम लोगों ने इतिहास में देखा कि लोगों के साथ अनेक आधारों पर भेदभाव हुआ। हमने देखा कि धर्म के आधार पर भेदभाव बहुत हुआ है, मूल वंश के आधार पर हुआ है, जाति के आधार पर बहुत हुआ है, लैंगिक आधार पर भी हुआ है, जन्म स्थान के आधार पर भी हुआ है। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारे देश में ऐसा कोई भी भेदभाव का आधार ना रहे। ये बात सभी लोग को समझ लेनी है। ये किसके लिए है? ये बात देखी जाए तो खासतौर पर आम नागरिकों के लिए है, कानून के लिए है। लेकिन इस सब के बावजूद हम लोग यह भी देखते हैं कि इसी अनुच्छेद के अंदर एक क्लॉज है, अनुच्छेद 15(4), जिसको पहले संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। और 15(4) के माध्यम से हम लोग को यह पता लगता है यहाँ पर कि साफ साफ स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि अगर कभी भी ये पाया जाता है कि कोई समुदाय सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा है सभी नागरिकों के बीच में, तो आप उसके लिए व्यवस्था कर सकते हैं आरक्षण की, चाहे बात अनुसूचित जाति की हो चाहे अनुसूचित जनजाति की हो। यह हमारे देश की सरकार को अधिकार है। यानी कि जहां एक तरफ हम लोग कहते हैं कि संविधान कहता है कि सभी लोग बराबर हैं और बराबर के बाद आप धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, ये चीजें यहाँ स्पष्ट हो रही है। लेकिन उसके बावजूद हम कह रहे हैं कि अगर कोई समुदाय पिछड़ा रह गया है, उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, तो उसके बाद उसको सरकार मदद करेगी। यह बात भी संविधान कह रहा है, मदद करेगी आरक्षण दे करके, ताकि वह अपनी स्थिति को सुधार सके, जीवन स्तर के अंदर वह प्रगति कर सके और बाद में चीजें यदि सामान्य हो जाती है तो फिर सब बराबर अपने आप ही हो जाएंगे। यह भी देखने को मिलेगा। हालांकि ये स्थिति जो है 15 अनुच्छेद के अंदर ही देखने को नहीं मिलती है, अनुच्छेद 16 में भी देखने को मिलती है। अनुच्छेद 16 बात करता है सार्वजनिक नियोजन, यानी कि सरकारी नौकरियों के अंदर आप किस आधार पर नियुक्ति करेंगे या भेदभाव करना है तो आप कहाँ नहीं करेंगे। तो यहाँ भी खासतौर पर कहा गया है कि देखिए जी, सार्वजनिक रोजगार की अगर बात होगी तो किसी व्यक्ति के साथ में सिर्फ इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि वह किसी धर्म का है, किसी नस्ल का है, किसी जाति का है, किसी लिंग का है, किसी वंश का है या जन्म स्थान का है, किसी निवास का है। आप इन आधारों पर मुख्य रूप से भेदभाव नहीं करेंगे। केवल लगा हुआ है, ये दोनों ही जगह हम लोग देखते हैं, केवल यहाँ भी है 16 में और केवल 15 में भी है, यह भी हम लोग को देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो दोनों ही जगह पर यह शामिल है मामला। अब जब ये बात हम लोग को देखने को मिल रही है कि केवल आप इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, तो इसका अर्थ क्या है, बहुत सारे लोगों को यह भी नहीं पता होता, यह भी आप लोग समझ लीजिए। हम लोग जनरली यहाँ पर यह देख रहे हैं कि दोनों ही आर्टिकल जो है वह कह रहे हैं केवल आप इस आधार पर नहीं करेंगे, तो फिर किस आधार पर करेंगे? देखो, यह बात भी स्पष्ट है यहाँ पर। तो अनुच्छेद 15(4) कहता है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए आप सिर्फ पर्टिकुलरली जाति को या धर्म को आधार बना करके आरक्षण नहीं दे सकते। आप ऐसा नहीं कहेंगे कि ये कोई व्यक्ति जो है वह या पूरा का पूरा मुस्लिम समुदाय जो है वह आरक्षण के लिए योग्य है। आप ये नहीं कहेंगे कि पूरा का पूरा अगर पारसी है कोई तो उस समय वह पारसी समुदाय पूरा का पूरा आरक्षण के योग्य है। आप ये नहीं कह सकते कि जो ईसाई है वह आरक्षण के लिए योग्य है पूरी तरह से। आप इस आधार पर नहीं चीजों को कर सकते। आप किस आधार पर करेंगे? अगर आप पाते हैं कि शैक्षणिक और सामाजिक रूप से अगर कोई वर्ग पिछड़ा है, और वर्ग के लिए यहाँ पर स्थिति कॉमन है, यह किसी भी धर्म में हो सकता है, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलरली किसी एक रिलीजन को लेकर के ही चलना, नहीं, ये कहीं भी हो सकता है। यहाँ पर जिम्मेदारी सरकार की है कि अगर आप कहीं भी ऐसा पाते हैं तो चीज़ों को आप फिर अपने अकॉर्डिंग, जैसे संविधान आरक्षण की व्यवस्था करता है, आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। ठीक वही स्थिति हम लोग यहाँ भी देख रहे हैं अनुच्छेद 16 के अंदर। अनुच्छेद 16 में भी सेम बात है, सरकारी नौकरियों की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि केवल इन आधारों पर आप लोग भेदभाव नहीं करेंगे, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान और निवास के आधार पर। तो आपने क्या करना है? आपने यहां भी उसी बात को आधार बना के चलना है जो बात कही गई है 16(4) के अंदर, कि नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए कोई भी प्रावधान करने की अनुमति है। अब आप यहां पर समझ जाए, पिछड़े वर्ग के लिए। अब ये पिछड़ा वर्ग कौन समझेगा और कौन समझाएगा? ये जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार समझे और सरकार सबको भी समझाए कि भाई देखिए यह पिछड़े, इनके लिए व्यवस्था की जानी चाहिए।
तो ये अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों की बात करता है। हालांकि जिस प्रकार से लाइन कह दी गई है निष्पक्षता को सुनिश्चित करता है कि भाई इस आधार पर भेदभाव नहीं होगा, यानी कि आप किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को किसी धर्म से जुड़े होने के कारण किसी नौकरी से बाहर नहीं कर सकते। ये बात आपको ध्यान रखनी है, किसी जाति जुड़े होने के आधार पर आप उसको बाहर नहीं कर सकते। ये सभी चीजें बताएगी कि उसको बाहर नहीं कर सकते, उसको प्रोत्साहन के कार्य कर सकते हैं। ये बात खासतौर पर यहाँ मेंशन की गई है। विभेदक उपचार या विशेष उपायों का प्रावधान किया गया है। चीजें क्लियर हैं। तो खासतौर पर हम लोग देखा कि समानता के अधिकार के तहत ही बात हो रही है। अनुच्छेद 15 में बात हो रही है और 16 में बात हो रही है, और दोनों ही जगह अगर हम लोग क्लॉज देख रहे हैं तो 15(4) है और 16(4) है। ये भी हमें देखने को मिल जा रहा है। अनुच्छेद 46 की कुछ ऐसी स्थिति है। अनुच्छेद 46 जो है किसमें आ रहा है? डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। देखो यहाँ भी सेम बात कही गई है, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज किसके लिए कही जाती है? सरकारों के लिए कही जाती है, राज्य के लिए बात कही जाती है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अपने यहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करे। तो ठीक इसी प्रकार अनुच्छेद 46 कह रहा है यहाँ पर कि राज्य समाज के कमजोर वर्गों में शैक्षणिक और आर्थिक हितों, विशेषतः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का हित को ध्यान में रखते हुए और उनका शोषण ना हो, उन्हें अन्याय का सामना ना करना पड़े, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए संरक्षण प्रदान करेगा। ये राज्य की जिम्मेदारी है। तो संरक्षण कैसे प्रदान करना है उसकी व्यवस्था भी संविधान ही बता रहा है। कह रहा है 15(4) को समझो, 16(4) को समझो, उत्तर मिल जाएगा। तो ये सारी बातें किसकी हैं? हमारे संविधान की बातें हैं। संविधान क्या बात कहता है आरक्षण के बारे में, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हैं। अब हम लोग समझते हैं कि भारत में जो आरक्षण है धार्मिक आधार पर, वह कब से चला आ रहा है, ये किस प्रकार की स्थिति, जरा एक बार इसको भी समझ लेते हैं। ये तो संवैधानिक बातें हो गई। तो अगर हम लोग भारत में समझें कि धर्म आधारित आरक्षण का इतिहास क्या रहा, तो हमें पता लगता है कि सबसे पहले वर्ष 1936 में भारत में धर्म आधारित आरक्षण की बात हुई थी। कहाँ हुई थी? त्रावणकोर और कोचीन राज्य में हुई थी। इन्होंने अपने यहाँ सबसे पहले रिलीजियस बेस्ड पूरा का पूरा रिजर्वेशन सिस्टम लागू कर दिया था। अब रिलीजन बेस्ड पहली बार लोगों ने देख लिया कि यहाँ पर रिलीजन के आधार पर भी चीजें हो सकती हैं, रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन हो सकता है। अब लोगों ने यहाँ समझ लिया, जान लिया, तो उसके बाद फिर क्या किया, लोग खुद भी बाकी जगह पे हम लोग देखा कि चीजों को बढ़ाने का प्रयास किया, पर बहुत अधिक चीजें सफल नहीं हो सकी इस क्षेत्र में। ये भी हम लोग देखते हैं। जैसे कि ये तो बात हुई स्वतंत्रता पूर्व की। अब हम लोग बात समझते हैं स्वतंत्रता पश्चात की, कि स्वतंत्रता के बाद की क्या स्थिति है। तो पहला इंसिडेंट देखते हैं हम लोग 1956 में केरल राज्य का गठन किया गया। अब जब केरल राज्य का गठन हुआ तो इस दौरान एक महत्वपूर्ण कार्य यह हुआ कि मुस्लिम समुदाय के 8 उपकोटा श्रेणियों में से एक में उसको शामिल कर दिया। यानी कि मुसलमानों को उन्होंने लिया, इन्होंने माना कि मुसलमान जो है वह पिछड़े हैं, तो उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, चीजें व्यवस्थित की जानी चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने मुसलमानों को 8 उपकोटा श्रेणियों में से एक में शामिल कर दिया। केरल राज्य ने 8 उपकोटा श्रेणियों का निर्धारण किया था, जिनमें से एक मुस्लिम समुदाय को भी इसने माना था और व्यवस्था की थी कि आपके लिए चीजें अच्छी होंगी। कैसे अच्छी होंगी? इन्होंने ओबीसी आरक्षण में 10% उपकोटा बना दिया। कहा कि ठीक है ओबीसी को रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन उसके अंदर 10% उपकोटा भी रहेगा, जिनमें से एक जो ये पूरी की पूरी स्थिति है 8 उपकोटे वाली वो थी, और जिसमें मुस्लिम भी शामिल थे। ये हम लोग पहला इंसिडेंट देखते हैं स्वतंत्र भारत में। चीजें क्लियर हैं। अगर हम आज के समय में इस स्थिति को समझते हैं तो पता लगता है कि ये 12% पे पहुंच गया है, 10% से बढ़ करके। ये बात हुई कि कौन कौन से राज्य आगे बढ़े, एक स्वतंत्रता पूर्व और एक स्वतंत्रता पश्चात। लेकिन वर्ष 1992 में एक बड़ी घटना होती है, सभी को पता है, इंदिरा साहनी मामला। इंदिरा साहनी मामले में भी धर्म के आधार पर आरक्षण को लेकर के बातचीत की गई थी। तो वर्ष 1992 का इंदिरा साहनी मामला बहुत अधिक खास है, और यहाँ पर जिस समय धर्म आधारित आरक्षण की बातचीत हुई थी तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये बात प्रस्तुत की थी कि मान लीजिए किसी भी सामाजिक समूह को यदि अन्य लोगों के समान नियमों के अनुसार ही पिछड़ा माना जाता है, ये खुद सुप्रीम कोर्ट ने कही यहाँ पर, कि अगर कभी भी आप ऐसा पाते हैं कि किसी और धर्म में आप देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति पिछड़ा है और वह ठीक उसी प्रकार पिछड़ा है जैसे कि बाकी जगह पर आप आरक्षण दे रहे हैं, यदि आप किसी धर्म विशेष के अंदर भी यही समान स्थितियों को पाते हैं तो उस दौरान आपकी यह जिम्मेदारी है कि आप उस विशेष वर्ग को, जिन लोगों को आरक्षण मिल रहा है, उनके समान ही आरक्षण प्रदान करें और समान ही व्यवहार करें, अलग अलग व्यवहार नहीं करना। इस स्टेटमेंट को देने का सुप्रीम कोर्ट का मकसद यही था कि अगर आप पाते हैं कि हिंदू समुदाय के अंदर कोई विशेष वर्ग है, जो वर्ग आप मानते हैं कि पिछड़ा है, इसने चीजों में प्रगति नहीं की, ना शैक्षणिक आधार पर, ना आर्थिक आधार पर, ना सामाजिक आधार पर, आप कहते हैं कि हमारे पास पर्याप्त आधार है, इसको आरक्षण देना चाहिए। अगर आप सेम इसी प्रकार की चीजें किसी और समुदाय के अंदर, जैसे मान लीजिए मुस्लिमों में पा रहे हैं,
या ईसाइयों में पा रहे हैं, सेम स्थिति है बिल्कुल। तो आपको यहाँ पर यह सुनिश्चित करना होगा कि उन लोगों के साथ भेदभाव ना हो और उनके साथ भी समान व्यवहार हो। यानी कि जिस प्रकार आप बाकी जगह आरक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं, उनके लिए भी आरक्षण की व्यवस्था आप करेंगे। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने सीधी-सीधा लाइन भी कह दी थी कि देखिए, अगर कोई विशेष राज्य यह पाता है कि वहाँ पर समग्र रूप से मुस्लिम समुदाय सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, तो जिम्मेदारी है उसकी कि भाई आप आरक्षण उनको दोगे। समग्र रूप से मतलब पूरी तरह से मान रहा है। ये बात भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ कहा था कि जरूरी नहीं है कि आरक्षण सिर्फ जातियों के आधार पर हो। अगर आप समग्र रूप से किसी राज्य विशेष के अंदर किसी धर्म को पिछड़ा हुआ मान रहे हैं, तो आप उस धर्म के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकते हैं। हालांकि ये बात हमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए ही नहीं स्वीकारनी चाहिए। हम अगर स्वीकारना चाहें यहाँ पर, तो यह मान सकते हैं कि जैन हो गए, बौद्ध हो गए, ईसाई हो गए, पारसी हो गए, सिख हो गए, तो इन सभी के लिए भी समान रूप से इसी व्यवस्था को लागू भी किया जा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जरूरी थोड़ी कि सिर्फ मुस्लिम ही समग्र रूप से पिछड़े हों। अगर हम लोग बाकी लोगों को देखें तो बाकी कम्युनिटी जनसंख्या के मामले में भी कम है ना? तो उन सभी स्थितियों को भी हम लोग आधार बना सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं, कितना स्तर है उनकी उन्नति का, प्रगति का, कितने वह आगे बढ़े हुए हैं, कितने पिछड़े हैं, उसके आधार पर आप आरक्षण दे सकते हैं। और ज़रूरी थोड़ी कि कोई एक धर्म किसी एक राज्य में बहुत ही अच्छे कीर्तिमान स्थापित किए हुए है, तो दूसरे राज्य में भी उसकी स्थिति समान ही हो। क्या ये संभव है? कदापि नहीं संभव। तो उस स्थिति में भी हम चीज़ों को सोच सकते हैं। डायमेंशंस बहुत सारे हैं। आप लोग यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो डायमेंशंस को लेकर चलना होगा, तभी हम लोग चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। हालांकि वर्तमान में हमारे अलग अलग राज्य किस प्रकार का व्यवहार करते हैं उसको भी समझते हैं, क्योंकि दक्षिण के जो राज्य हैं ना, वह मुस्लिम समुदाय को खासतौर पर आरक्षण देते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कर्नाटक की। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि भाई अगर आप मानते हैं कि भाई कोई धर्म पिछड़ा है आपके यहाँ पर, तो आप आरक्षण दे दीजिए। इन्होंने इस बात को सबसे पहले अडॉप्ट किया। तो कर्नाटक के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा साहब थे, इन्होंने 1995 में ओबीसी कोटा के भीतर ही मुस्लिमों को शामिल किया और ओबीसी के तहत ही इन्होंने कहा कि हम मुस्लिमों को आरक्षण देंगे और 4% आरक्षण जो है सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए रहेगा। इन्होंने इस 4% आरक्षण के अंदर मुस्लिमों की 36 जातियों को शामिल करके आरक्षण दे दिया। चल रही है व्यवस्था 1995 से। ठीक है, पहला राज्य है, याद रखिएगा। वहीं हम देखते हैं तमिलनाडु भी पीछे नहीं रहा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम करुणानिधि ने 2007 में निर्णय लिया और 2007 में निर्णय लेते हुए ओबीसी के लिए 30% आरक्षण से अलग मुसलमानों के और ईसाइयों के लिए 3.5% आरक्षण की व्यवस्था की। मतलब ओबीसी के लिए 30% चल रहा था, इन्होंने कहा कि हम अपने यहाँ पर 3.5% अलग से आरक्षण की व्यवस्था करते हैं। यह जो 3.5% है, यह ध्यान रखिएगा खासतौर पर मुस्लिम समुदाय के लिए है और ईसाई समुदाय के लिए, और इनमें भी जो खासतौर पर पिछड़े लोग हैं उनके लिए ये इन्होंने व्यवस्था की। हालांकि मुस्लिम समुदाय के लिए चीज़ें ठीक ठाक रहीं, लेकिन मुस्लिमों की उच्च जातियों को इन्होंने शामिल इसमें नहीं किया था। लेकिन जिस प्रकार से आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, तो ईसाई लोगों ने उसका विरोध किया और ईसाई लोगों के विरोध के कारण क्या हुआ कि फिर उन्हें इस वाले आरक्षण के जो पूरा सिस्टम था उससे बाहर कर दिया, यानी कि ईसाइयों को आरक्षण नहीं दिया गया। बाद में शुरू में व्यवस्था तो की गई थी। तो तमिलनाडु में इस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं। वहीं हम देखते हैं कि तेलंगाना पीछे नहीं रहा। तेलंगाना बना 2014 में है, लेकिन इस तरफ सोचा उसने भी। तो तेलंगाना में व्यवस्था ये है कि मुसलमानों को ओबीसी श्रेणी के तहत ही 4% आरक्षण दिया हुआ है। वहीं एक खास बात हम यहाँ पर यह भी देखते हैं कि अभी हाल ही में जो के चंद्रशेखर राव सरकार है, उसने व्यवस्था की थी इस कोटे को बढ़ाने की। पहले 4% था, तो इन्होंने 2017 में निर्णय लिया कि हम इसको 12% करेंगे। और 12% कैसे करना है, पूरा बिल इन्होंने व्यवस्थित किया। इसके लिए एक विधेयक इन्होंने पारित कर दिया। हालांकि यहाँ पर नियम यह था कि आपको आरक्षण बनाना था, तो यह विधेयक केंद्र सरकार के पास जाना था। स्थिति 2017 की है, तो 2017 में विधेयक पास तो हुआ, लेकिन जब यह केंद्र सरकार के पास गया तो केंद्र सरकार ने इसको रद्द कर दिया। कहा कि हम धर्म के आधार पर आरक्षण के पक्ष में नहीं है। 2017 की स्थिति समझिए ना, कौन सी सरकार बैठी हुई है एग्जैक्टली। अगर यही काम 2014 से पहले कर लिया गया होता तो यह विधेयक नहीं रुकता और सीधे तौर पर पारित हो जाता, सरकार भी स्वीकार लेती। लेकिन 2017 में वो इसलिए रुक गया और ये जो 12% तक बढ़ाने की व्यवस्था थी, यह नहीं संभव हो सकी। इतना ही नहीं, हमारे पास आंध्र प्रदेश भी है इस सूची में। आंध्र प्रदेश में इसका इतिहास थोड़ा सा विवादास्पद रहा है। क्यों? क्योंकि आंध्र प्रदेश की सरकार ने तो कोशिश की कि हम धर्म के आधार पर आरक्षण को लागू करें और मुस्लिम समुदाय को आरक्षण दे, लेकिन आंध्र प्रदेश का जो उच्च न्यायालय वो मामले को स्वीकार नहीं करता। तो वर्ष 2007 में देखा था कि गरीब मुसलमानों की 14 श्रेणियों के लिए 4% आरक्षण की व्यवस्था इन्होंने की थी, पर साफ साफ मना कर दिया हाईकोर्ट ने कि नहीं जी, ये सब काम नहीं हो सकता है। तो हाईकोर्ट लगातार इसका विरोध कर रहा है। ठीक है, तो यह थी हमारी सारी की सारी महत्वपूर्ण बातें। अब आप लोगों ने इतनी सारी चीज़ों को समझ लिया, आप लोग को क्या लगता है, होना चाहिए हमारे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण या फिर नहीं होना चाहिए? देखो, पिछड़े लोग आपको हर जगह मिलेंगे, आपको हर समुदाय में, हर धर्म में, हर जाति में देखने को मिलेगा कि कुछ लोग सामाजिक आधार पर, आर्थिक आधार पर पिछड़े हुए हैं, शैक्षणिक आधार पर पिछड़े हुए हैं। तो क्या मानना है, विचार अपने कमेंट में ज़रूर बताने हैं। हाँ,
अपनी मुख्य परीक्षा के लिए इस प्रश्न के उत्तर भी तैयार कर लेने हैं ताकि चीज़ें पूछी जाए तो आप लोग को परेशानी ना हो। और वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो बाकी साथियों तक शेयर ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना है। बाकी बातें हम लोग अगले वीडियो में करेंगे कुछ नए विषयों के साथ, तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।